इतिहास। जब हम इतिहास को पढ़ते हैं तो हमारे मन में काफ़ी प्रश्न उठते हैं कि कौन सी घटना कैसे घटित हुई, कौन सी घटना कब घटित हुई और कौन सी घटना कहाँ पर घटित हुई। तो स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल RD स्टडी 99 में। और इस वीडियो में हम क्लास 8th की हिस्ट्री की NCERT का फर्स्ट चैप्टर कैसे कब और कहाँ को कवर करेंगे। और यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो जो इसका फर्स्ट टॉपिक है वो है तारीखें कितनी महत्वपूर्ण होती है। तो तारीखें कितनी महत्वपूर्ण होती है, अगर मैं आपको एक उदाहरण दूं आपकी लाइफ से रिलेटेड कि तारीखें कितनी महत्वपूर्ण होती है, तो आपके लिए जो तारीख महत्वपूर्ण है, उदाहरण के लिए आप अपने जन्मदिन को ले लीजिए। तो जो आपका जन्मदिन होता है, आपका बर्थडे होता है, वो आपके लिए इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि आप उस डे को सेलिब्रेट करते हैं और उस दिन आप पैदा हुए हैं, इसलिए आप उस डे को सेलिब्रेट करते हैं। तो इतिहास में भी कुछ ऐसी डेट्स होती हैं, कुछ ऐसी तारीखें होती है जिस दिन कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं घटती है और उसका हमारे समाज पर प्रभाव पड़ता है। तो उन तारीखों को हम इतिहास में पढ़ते हैं, इसलिए वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाती है क्योंकि उस दिन कोई ऐसी घटना घटी थी जिस घटना के द्वारा समाज में कुछ बदलाव हुए, चेंजेस हुए। और एक टाइम ऐसा था जब जो हिस्टोरियंस होते थे, जो इतिहासकार होते थे, वो आपस में बहसें करते थे। और वो बहस इसलिए करते थे कि डेट का निर्धारण करने के लिए, किसी डेट को फिक्स करने के लिए कि कौन सा राजा कब गद्दी पर बैठा या कौन सा युद्ध कब हुआ। तो इस बात के लिए इतिहासकारों में काफ़ी आपस में बहसें चलती रहती थी। और आपने भी काफ़ी लोगों को ये भी कहते हुए सुना होगा कि जो हिस्ट्री होती है, इतिहास होता है, वो काफ़ी बोरिंग सब्जेक्ट होता है या काफ़ी बोरिंग होता है, बस इसमें तारीखों को रटते चले जाते हैं। क्या इतिहास के बारे में यह धारणा सही है? जो इतिहास होता है, इतिहास अलग अलग समय में जो बदलाव आते हैं, जो समाज में चेंजेस आते हैं, उसके बारे में ही होता है। जो हमारे मतलब कि जो पास्ट में घटनाएं घट चुकी है उसके बारे में इतिहास होता है। हम कंपेयर करते हैं उसको कि तब के ज़माने में क्या था और अब के ज़माने में क्या है, या पहले क्या था और अब क्या है। तो इस बात का हम जिक्र करते हैं और अतीत और वर्तमान की हम तुलना करने लगते हैं। और कई बार जो हमारी जो डेली लाइफ में हम चीज़ों को देखते हैं उसके बारे में हमारे मन में प्रश्न नहीं उठते हैं, लेकिन जब कभी यदि हमारे मन में प्रश्न उठ जाते हैं तो वो हमें अचंभित कर देती है। जैसे कि उदाहरण के रूप में लें, हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम चाय को पीते हैं, टी पीते हैं, या किसी को हम देखते हैं कि वो व्यक्ति चाय पी रहा है, तो हमारे मन में एक प्रश्न उठता है कि आखिर चाय का प्रचलन कब से शुरू हो गया होगा। तो ये भी हमको अचंभित कर देती है। या कि रेलगाड़ी कब से चलनी शुरू हुई, रेलगाड़ी का आविष्कार कब हुआ। और जब रेलगाड़ी नहीं होती थी तो लोग ट्रैवल कैसे करते थे, एक स्थान से लेके दूसरे स्थान, मतलब कि लंबी दूरियां कैसे तय करते थे। या जब न्यूज़पेपर नहीं होते थे तो उस टाइम पे जो मनुष्य था, इंसान था, वो दूर दूर की खबरों को कैसे प्राप्त करता था। तो ऐसे में ये हमें अचंभित कर देती है। और अगर हम इनका आंसर देखें कि चाय का प्रचलन कब शुरू हुआ, अगर हम देखें कि जो चाय है, चाय मतलब कि एक सुबह सुबह तो किसी ने चाय पी नहीं होगी, मतलब कि धीरे धीरे चाय का जो स्वाद था वो मनुष्य की जबान पर चढ़ता गया और उसने धीरे धीरे चाय पीना शुरू कर दिया। मतलब कि यहाँ पे ये कहना चाहते हैं कि जो चाय है, चाय का प्रचलन कब से शुरू हुआ, इसके लिए हम कोई एक फिक्स डेट नहीं दे सकते हैं क्योंकि धीरे धीरे चाय का प्रचलन शुरू हुआ। इसके लिए हम एक अवधि निर्धारित कर सकते हैं कि इस अवधि में चाय का प्रचलन शुरू हुआ होगा। अब आप इस चित्र को देखिए, जो ये चित्र दिया हुआ है यहाँ पे NCERT में, जो पहला चित्र है, तो इस चित्र में ऐसा दिखाया गया है कि जो ब्राह्मण हैं, जो पंडित हैं, वो ब्रिटेनिया को शास्त्र भेंट कर रहे हैं। ब्रिटेनिया मतलब कि जो वो अंग्रेजों को शास्त्र भेंट कर रहे हैं, ये इसमें दिखाया गया है। और जो ये चित्र है ये जेम्स रेनल द्वारा तैयार किए गए नक्शे का आवरण चित्र है। अब जो जेम्स रेनल थे, जिन्हें भारत का एक नक्शा तैयार करने का जिम्मा सौंपा गया था, तो उन्होंने जब नक्शा बनाया तो उसका ये आवरण चित्र है। और इसमें दिखाया गया है कि भारत के लोग
स्वेच्छापूर्वक अपने प्राचीन पवित्र ग्रंथ ब्रिटिश सत्ता के प्रतीक ब्रिटानिया को सौंप रहे हैं। जो ब्रिटानिया है वो ब्रिटिश सत्ता के प्रतीक है, उसको वो अपना ये पवित्र शास्त्र सौंप रहे हैं, मानो वे उसे भारतीय संस्कृति की रक्षा के लिए आग्रह कर रहे हैं। तो इस चित्र में ये दिखाया गया है कि जो भारतीय जो ब्राह्मण हैं वो ब्रिटानिया को अपने पवित्र ग्रंथ सौंप रहे हैं और उसे भारतीय संस्कृति की रक्षा करने का आग्रह वो लोग कर रहे हैं। कौन सी तारीखें? तो कुछ तारीखों को महत्वपूर्ण मानने का पैमाना क्या होता है? यदि हम किसी डेट को महत्वपूर्ण मान रहे हैं तो उसका पैमाना क्या होगा? तो जो उसका पैमाना होता है, जैसे कि मैंने आपको अभी एक एग्जाम्पल दिया था कि आपके लिए कोई जो डेट है वो महत्वपूर्ण क्यों है, क्योंकि आपकी लाइफ में उस दिन कोई एक ऐसा इवेंट हुआ या ऐसी घटना घटी जिसने उस तारीख को आपके लिए महत्वपूर्ण बना दिया। जैसे आपका जो जन्मदिन है आपके लिए एक महत्वपूर्ण डेट है क्योंकि उस दिन आपका जन्म हुआ है। और इसी प्रकार से जो तारीख होती है, जो डेट होती है, उसको हम महत्वपूर्ण इसलिए मानते हैं क्योंकि उस दिन कुछ महत्वपूर्ण घटना घटित हुई। और जो भारत में ब्रिटिश इतिहासकार थे, जो ब्रिटिश हिस्टोरियंस थे, उन्होंने जो इतिहास भारत में लिखा उसमें हर एक गवर्नर जनरल का शासनकाल महत्वपूर्ण है। यह इतिहास प्रथम गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स के शासनकाल में शुरू होते थे और आखिरी वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन के शासन के साथ खत्म होते थे। और जो ब्रिटिश हिस्टोरियंस थे उन्होंने भारत में जो इतिहास लिखा, उन्होंने जो गवर्नर जनरल थे, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स के शासनकाल से उन्होंने इतिहास को लिखना शुरू किया। और जो अंतिम वायसराय थे लॉर्ड माउंटबेटन, उनके साथ ही ये ख़त्म हो जाते हैं। अब इनमें हम देखते हैं कि क्या महत्वपूर्ण है। उन्होंने जो ये गवर्नर जनरलों के ऊपर यहाँ से इतिहास लिखना शुरू किया, इसमें क्या महत्वपूर्ण है? तो जो उन्होंने इतिहास लिखा, जो ये वायसराय थे या गवर्नर जनरल थे, तो इन्होंने इनके बिहाफ पे जो हिस्ट्री लिखी उसमें सारी तारीखों का महत्व इन अधिकारियों, उनकी गतिविधियों, नीतियों, उपलब्धियों के आधार पर ही तय होता था। अब जो उन्होंने ये इतिहास लिखे कि किस जो अधिकारी था, कौन कब गद्दी पर बैठा, कौन मतलब कि वायसराय बना या कौन गवर्नर जनरल बना, तो उनकी क्या गतिविधियां थी, उन्होंने भारत में क्या क्या नीतियां चलाई और उनकी उपलब्धियां क्या थी, उन्हीं के आधार पर उन्होंने उस हिस्ट्री को लिखा। जब हम इतिहास या कोई कहानी लिखते हैं तो उसे हम टुकड़ों या अध्याय में बांट देते हैं। हम ऐसा क्यों करते हैं? अब प्रश्न ये उठता है कि जब हम इतिहास को लिखते हैं तो उसे हम काफ़ी अध्याय में बांट देते हैं। तो अध्याय में हम उसे इसलिए बांटते हैं कि इससे हमें इतिहास का अध्ययन करने में सरलता होती है और हम उन घटनाओं को आसानी से समझ सकते हैं और उनको आसानी से याद रखा जा सकता है। तो इसलिए हम इतिहास को काफ़ी टुकड़ों या अध्यायों में बांट देते हैं। अब शुरू होती है यहाँ से मेन चीज़ कि हम अवधियाँ कैसे तय करते हैं। अब 1817 में स्कॉटलैंड के अर्थशास्त्री और राजनीतिज्ञ दार्शनिक जेम्स मिल ने 3 विशाल खंडों में हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, ब्रिटिश भारत का इतिहास नामक एक किताब लिखी। अब 1817 में क्या होता है कि जो स्कॉटलैंड के एक अर्थशास्त्री और राजनीतिज्ञ दार्शनिक थे जेम्स मिल, उन्होंने हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया नामक एक पुस्तक लिखी और उन्होंने ये जो पुस्तक लिखी उसे इन्होंने 3 विशाल खंडों में लिखा और उन्होंने इस किताब को हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटेन इन 3 कालखंडों में उन्होंने इस किताब को बांट दिया था। इतिहास को अलग अलग कालखंडों में बांटने की कोशिश क्यों करते हैं? अब यहाँ पे एक प्रश्न है कि इतिहास को हम अलग अलग कालखंडों में बांटने की कोशिश क्यों करते हैं? तो इसलिए हम कालखंडों में बांटते हैं क्योंकि हमें पर्टिकुलर उस काल के बारे में उस टाइम पे पता चलता है, उस दौर की हम खासियतों के बारे में जानते हैं। जैसे इन्होंने बुक को 3 भागों में बांटा, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटेन। तो अगर इन्होंने हिंदू वाले जो काल खंड में लिखा होगा तो उसमें ये सिर्फ मतलब अधिक फोकस हिंदू की जो विशेषताएं हैं
उसकी क्या खासियत थी या उस शासन की क्या खासियत थी, उस टाइम पे कैसा शासन था, उसके बारे में अधिक पता हमें चलता है। और इन जो अलग अलग कालखंड है इनमें क्या बदलाव हुए, जैसे हम देखें कि प्राचीन भारत, मध्यकाल भारत और मॉडर्न भारत, यानी कि जो आधुनिक भारत है, तो उसमें हम विशेषताओं को देखें तो प्राचीन भारत में प्राचीन काल की विशेषताओं पर अधिक ध्यान दिया जाता है, मतलब कि हम अधिक उसके बारे में पढ़ते हैं। या मध्यकाल में हम देखें तो भारत में जो मुगल साम्राज्य था उसके बारे में हम पढ़ते हैं, या गुलाम वंश या वंशों की हम खासियतों के बारे में हम पढ़ते हैं, विशेषताओं के बारे में पढ़ते हैं। और आधुनिक भारत में हम आधुनिक भारत की विशेषताओं के बारे में पढ़ते हैं। मील की राय में ब्रिटिश शासन भारत को सभ्यता की राह पर ले जा सकता था। इस काम के लिए जरूरी था कि भारत में यूरोपीय शिष्टाचार, कला, संस्थानों और कानूनों को लागू किया जाए। तो जो मील थे, मील ऐसा सोचते थे या उनको ऐसा लगता था कि जो एशियाई समाज है, जो भारत का समाज है, वो यूरोप से पीछे है। मतलब कि वो ये कहना चाहते थे कि यूरोप की जो संस्कृति है, यूरोप का जो समाज है वो आगे है, और जो एशियाई समाज है वो सभ्यता के मामले में पीछे है। इसीलिए वो ब्रिटिश भारत को सभ्यता की राह पर ले जा सकता था। मतलब जो ब्रिटिश थे वो भारत को सभ्यता की राह पर ले जा सकते थे, ऐसा कहना चाहते थे मील। मील मानते थे कि जो भारत है, भारत में हिंदू और मुसलमान तानाशाहों का ही राज चलता है, और यहाँ पर केवल धार्मिक बैर चलता है, जातिगत बंधन यहाँ पे चलते हैं, और अंधविश्वासों का ही बोलबाला यहाँ पर रहता है। तो इसीलिए वो बोलते हैं कि जो ब्रिटिश है, ब्रिटिश भारत को सभ्यता की राह पर ले जा सकते हैं। उनका मानना था कि अंग्रेजों की मदद के बिना हिंदुस्तान प्रगति नहीं कर सकता है, यानी कि अगर भारत को डेवलप करना है तो ब्रिटिश ही भारत का डेवलपमेंट कर सकते हैं, बिना ब्रिटिश के भारत डेवलप नहीं हो सकता है, ऐसा मानते थे मील। क्या इतिहास के किसी दौर को हिंदू या मुसलमान दौर कहा जा सकता है? क्या इन सारे दौरों में कई तरह के धर्म एक साथ नहीं चलते थे? तो क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो हिंदू या मुसलमान दौर कहा जा सकता है? क्या इन सारे दौरों में कई तरह के धर्म एक साथ नहीं चलते थे? तो ये बात बिल्कुल गलत है। प्राचीन भारत में भी हम देखें तो शासकों का, मतलब सारे शासकों का, एक वंश के शासकों का ही अलग अलग धर्म होता था। किसी का बौद्ध धर्म होता था, किसी का जैन धर्म होता था, या किसी का हिंदू धर्म होता था। तो इस टाइप से ये गलत है कि हम हिंदू या मुसलमान का दौर कह सकते हैं। इसीलिए जो भारतीय हिस्टोरियन हैं, जो भारतीय इतिहासकार हैं, वो अंग्रेजों द्वारा सुझाए गए वर्गीकरण से अलग हटकर इतिहासकार भारतीय इतिहास को आमतौर पर प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक काल में बांटकर देखते हैं। जैसे कि मील ने अपने इतिहास को 3 कालखंडों में लिखा था। उन्होंने हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश 3 कालखंडों में बांटा था धर्म के आधार पर। लेकिन जो भारतीय इतिहासकार होते हैं उन्होंने इतिहास को प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक काल में बांटकर देखा है। अंग्रेजों के शासनकाल में लोगों के पास समानता, स्वतंत्रता या मुक्ति नहीं थी, न ही यह आर्थिक विकास और प्रगति का दौर था। बहुत सारे इतिहासकार इस युग को औपनिवेशिक युग कहते हैं, क्योंकि जब भारत में अंग्रेजों का राज स्थापित हो गया तो उस टाइम पे जो भारत के लोग होते थे उनके पास समानता, स्वतंत्रता या मुक्ति नहीं होती थी, न ही उनके पास आर्थिक विकास और प्रगति का वो दौर था। इसलिए जो इतिहासकार होते हैं वो इसे औपनिवेशिक युग बोलते हैं। अब हम देखते हैं कि आखिर औपनिवेशिक क्या होता है। जब एक देश दूसरे देश के दबदबे में इस तरह के राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक बदलाव आते हैं तो उसे औपनिवेशिकरण कहा जाता है। आखिर किस तरह के बदलाव? तो जो अंग्रेज थे, अंग्रेजों ने हमारे भारत को जीता, मतलब भारत के कई राज्यों को जीता, और उन्होंने जो स्थानीय नवाब थे और जो वहाँ के राजा थे उन पर अपना दबाव डाला और अपना शासन उन्होंने यहाँ पर स्थापित किया, और उन्होंने अपने खर्चों के लिए यहाँ पर राजस्व की वसूली की।
तो इस प्रकार से जो अंग्रेजों का दबदबा था वो भारतीय शासकों पर था। वो भारत में खेती करवाते थे और उन्होंने अपने सारे खर्च यहीं से वसूल किए। तो इस प्रकार से जब मतलब कि एक दूसरा देश किसी देश पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लेता है तो उसे औपनिवेशिकरण कहा जाता है। और उसके बाद अब आते हैं कि हम किस तरह जानते हैं जो ब्रिटिश काल में जो घटनाएं घटी उसके बारे में हम कैसे जानते हैं। तो भारतीय इतिहास के पिछले 250 साल का इतिहास लिखने के लिए इतिहासकार कौन से स्रोतों का इस्तेमाल करते हैं, उनके पास क्या क्या सोर्सेस हैं कि वो 200 साल पुराना इतिहास लिखते हैं। तो इसके लिए प्रशासन अभिलेख तैयार करता है। अंग्रेजी शासन द्वारा तैयार किए गए सरकारी रिकॉर्ड इतिहासकारों का एक महत्वपूर्ण साधन होते हैं। अंग्रेजों की जो मान्यता थी वो ये थी कि वो मानते थे कि जो चीज़ों को लिखना महत्वपूर्ण होता है उनके लिए हर निर्देश, हर योजना, नीतिगत फैसले, सहमति, जांच को साफ साफ लिखना जरूरी था। क्योंकि चीज़ों को लिखने से चीज़ों को अच्छी तरह से अध्ययन किया जा सकता था या उन पर वाद विवाद किया जा सकता था और वहाँ से एक अच्छा डिस्कशन निकल सकता था। तो इस समझदारी के चलते ज्ञापन, टिप्पणी और प्रतिवेदन पर आधारित शासन की संस्कृति पैदा हुई। तो इसलिए वो चीज़ों को लिखते थे, उन पर डिस्कशन करते थे और एक निर्णय मतलब वहाँ पे लेते थे बैठक के द्वारा कि इस चीज़ में क्या होना चाहिए। तो अंग्रेजों को यह भी लगता था कि तमाम अहम दस्तावेजों और पत्रों को संभाल कर रखना जरूरी है। उन्होंने सभी शासकीय संस्थानों में अभिलेख कक्ष भी बनवा दिए। तहसील के दफ्तर, कलेक्ट्रेट, कमिश्नर के दफ्तर, प्रांतीय सचिवालय, कचहरी, सबके अपने अपने रिकॉर्ड रूम होते थे जहाँ पर वो इन रिकॉर्ड्स को संभाल कर रखते थे। जो इम्पोर्टेंट दस्तावेज होते थे उनको वो संभाल कर रखते थे ताकि वो खो ना जाए और उनका जो महत्व है वो, क्योंकि उनका महत्व होता था इसलिए वो इनको संभाल कर रखते थे। और महत्वपूर्ण दस्तावेजों को बचा कर रखने के लिए अभिलेखागार और संग्रहालय जैसे संस्थान भी बनाए गए। तो जो ये आप यहाँ पे एक चित्र देख रहे हैं, यह है भारत का राष्ट्रीय अभिलेखागार। ये 1920 के दशक में बनाया गया था अंग्रेजों के द्वारा। यहाँ पे रिकॉर्ड्स को मतलब मेंटेन करके रखा जाता था, सुरक्षित रखा जाता था। खुसन वीसी या सुलेखन वीस भी ऐसे लोग होते थे जो बहुत सुंदर ढंग से चीज़ों को लिखते थे। और वो कौन सी चीज़ों को लिखते थे, जो कोई राजा के द्वारा कोई आदेश दिया जाता था या कोई महत्वपूर्ण लेटर होता था तो ये सेम टू सेम उसकी नकल करते थे। क्योंकि उस टाइम पे प्रिंटिंग का ज़्यादा डिजिटलाइजेशन नहीं हुआ था, डिजिटल नहीं था उस टाइम पे, प्रिंटर अधिक नहीं थे। तो उस टाइम पे क्या होता था कि जो खुसन वीसी होते थे या सुलेखन वीस होते थे वो चीज़ों को बहुत ही सुंदर ढंग से लिखते थे, साफ साफ तरीक़ों से वो उनको लिखते थे। औपनिवेशिक शासन के दौरान सर्वेक्षण का चलन भी महत्वपूर्ण हो गया। अंग्रेजों का विश्वास था कि किसी देश को अच्छी तरह शासन चलाने के लिए उसको सही ढंग से जानना जरूरी होता है। क्योंकि जो अब धीरे धीरे भारत में सर्वेक्षण का भी प्रचलन अधिक हो गया, महत्वपूर्ण हो गया। क्योंकि अंग्रेज ऐसा सोचते थे कि अगर किसी स्थान पर शासन चलाना है तो हमें वहाँ की भौगोलिक स्थिति या स्थिति के बारे में सही तरीके से पता होना चाहिए ताकि वो सही तरह से वहाँ पर शासन को चला सके। 19वीं सदी की शुरुआत तक पूरे देश का नक्शा तैयार करने के लिए बड़े बड़े सर्वेक्षण किए गए। अब उनको एक देश का एक मैप बनाना था, मानचित्र बनाना था ताकि वो देश पर शासन कर सके। इसीलिए बड़े बड़े सर्वेक्षण किए गए कि देश का जो मैप बनेगा वो कैसे बनेगा। और 19वीं सदी के आखिर के 10 साल में जनगणना भी की जाने लगी। अब जो 19वीं सदी का जो आखिरी के दशक थे वहाँ पे 10 साल में जनगणना की जाने लगी। इससे क्या होता था कि भारत के सभी प्रांत में रहने वाले लोगों की संख्या, उनकी जाति और इलाके और व्यवसाय के बारे में जानकारियाँ इकट्ठा की जा सकती थी। और इससे ये उन्हें पता चल जाता कि भारत में कौन से प्रांत में कितने लोग रहते हैं, उनकी जाति क्या है और उनका व्यवसाय क्या है।
इसके माध्यम से वो एक अच्छा शासन कर सकते थे। इसके अलावा वानस्पतिक सर्वेक्षण, प्राणी वैज्ञानिक सर्वेक्षण, पुरातात्विक सर्वेक्षण, मानव शास्त्रीय सर्वेक्षण, वन सर्वेक्षण आदि कई तरह के दूसरे सर्वेक्षण भी किए जाने लगे। यानी कि अब वन सर्वेक्षण भी होने लगा कि भारत में कितने वन होंगे, या वानस्पतिक सर्वेक्षण की कितने प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। पुरातात्विक सर्वेक्षण भी भारत में किए जाने लगे अंग्रेजों के द्वारा। अब आते हैं हम अधिकृत रिकॉर्ड से क्या पता नहीं चलता है। जो ये रिकॉर्ड्स हैं अंग्रेजों के द्वारा लिखे गए, जो अभिलेखागार में होते थे, उनके बारे में हमें क्या पता नहीं चलता है। सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि हमें इनसे क्या पता चलता है। तो हमें यही पता चलता है कि सब सरकारी जो अफसर होते थे वो क्या सोचते थे, उनकी दिलचस्पी किन चीज़ों में थी और बाद के लिए वो किन चीज़ों को बचाए रखना चाहते थे। यानी कि हम बोल सकते हैं कि जो ये रिकॉर्ड्स होते हैं, जो ये अधिकृत रिकॉर्ड्स होते हैं जो हमें अभिलेखागारों से मिलते हैं, तो उससे हमें ये पता चलता है कि उस टाइम पे जो अफसर हैं, अंग्रेजी अफसर, वाइसराय हो गया या गवर्नर जनरल हो गया, तो उसकी क्या थिंकिंग थी, वो क्या सोचता था और उसकी जो रुचि थी वो किन चीज़ों में थी और भविष्य में वो किन चीज़ों को बचा कर रखना चाहता था। लेकिन इससे हमें ये पता नहीं चलता है कि जो भारत के अन्य दूसरे लोग थे, भारतीय लोगों के बारे में हमें ये पता नहीं चलता है कि वो क्या महसूस करते हैं। इसके लिए हमारे पास जो सोर्सेज होते हैं वो किसी की जो पर्सनल डायरीज होती हैं या कुछ ऐसे लोग होते थे जो घटनाओं को लिखते थे। लेकिन इससे भी हमें सिर्फ पढ़े लिखे व्यक्तियों के बारे में पता चलता है और ये पता नहीं चलता है कि जो आदिवासी लोग होते थे, जो पढ़े लिखे नहीं होते थे, वो उनकी क्या सोच थी, वो क्या सोचते थे। तो ये था इस चैप्टर में सारा एक छोटी सी समरी। तो यदि आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करना।